गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 12 नाभिक का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ये आपका पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो देखेंगे हमारी हेडिंग है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन देखिए क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए क्या है। दो या दो से अधिक नाभिक उच्च गतिज ऊर्जा से गति करते हुए परस्पर संयोजित होकर भारी नाभिक का निर्माण करें, तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक नाभिक उच्च गतिज ऊर्जा से गति करते हुए परस्पर संयोजित होकर भारी नाभिक का निर्माण करें, तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, अतः संलयन के परिणाम स्वरूप द्रव्यमान क्षति होती है तथा यह द्रव्यमान क्षति अत्यधिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो क्या होगा, फार्मूला कैपिटल E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। फिर देखें आगे। ठीक है, क्या नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए यह आवश्यक है कि जो आपका ताप है वो क्या है, तो 10⁹ केल्विन हो, तब दाब भी अत्यधिक हो। ठीक है, 10⁷ से 10⁸ केल्विन तक। ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या। जब नाभिक परस्पर संलयित होने के लिए समीप आते हैं, तब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अतः नाभिकों को उच्च गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह गतिज ऊर्जा उच्च ताप द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक, एग्जाम्पल में देंगे। ठीक, क्या लेंगे, 1H2 + 1H2 एरो 1H3 + 1H1 + 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखें आगे क्या है, 1H3 + 1H2 एरो 2 हीलियम की पावर 4 प्लस 0N1 + 70.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर देखें आगे क्या है, 3 1H2 फिर एरो 2 हीलियम की पावर 4 + 1H1 + 0N1 + 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इन जो दो अभिक्रियाएं हैं इनको जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने पर आपका आया है 3 1H2 एरो 2 हीलियम की पावर 4 + 1H1 + 0N1 + 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर देखें आगे। देखें क्या है, तो आधुनिक मतानुसार सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन है। सूर्य का लगभग 90% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है तथा शेष 10% भाग से अन्य तत्व हैं। ठीक है, तो देखिए सूर्य का जो लगभग 90% भाग है हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है और शेष भाग क्या 10% भाग से में क्या अन्य तत्व हैं। सूर्य के भीतरी भाग का तापमान लगभग 20 लाख 2 × 10⁷ केल्विन है। इस ऊंचे ताप पर सूर्य से उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन, हीलियम आदि तत्वों के परमाणु प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं, तो अर्थात ये तत्व नाभिकीय अवस्था में होते हैं। तो अत्यधिक ताप के कारण जब 4 प्रोटॉन हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर एक अल्फा कण का निर्माण करते हैं, तो एक अल्फा कण क्वेश्चन क्या हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन से प्राप्त ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, फिर देखें आगे। इस प्रकार जो प्रोटॉन चक्र होता है, प्रोटॉन चक्र द्वारा हाइड्रोजन की कई नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो देखें 1H1 + 1H1 एरो 1H2 + 1 इलेक्ट्रॉन 0 + न्यू + 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट × 2। फिर देखें आगे 1H1 + 1H2 एरो 2 हीलियम की पावर 3 प्लस गामा + 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट × 2। फिर देखें दोनों क्रिया कराई गई। ठीक है, तो क्या हुआ देखें आगे। तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करके फिर इसके बाद हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 हीलियम की पावर 3। ठीक है, +2 हीलियम की पावर 3 + 2 हीलियम की पावर 4 +
1H1 प्लस 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इन तीनों जो अभिक्रियाएं को हल करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 4 1H1। ठीक है, टोटल करेंगे 4 1H1 2 हीलियम की पावर 4 प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 गामा प्लस 2 न्यू प्लस 2 गामा प्लस 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमने इसको जोड़ा है, योग किया है। ठीक है, तो आपका टोटल में इतना आया है। ठीक है, फिर देखें आगे हेडिंग है युग्म उत्पादन। तो युग्म उत्पादन क्या है, जब कोई ऊर्जावान गामा किरण, ठीक है, जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा परिणाम स्वरूप एक इलेक्ट्रॉन तो एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है युग्म उत्पादन कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा परिणाम स्वरूप एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गामा फोटान आपको दिख रहा है। ठीक है, और नाभिक बना हुआ है, तो नाभिक पर आवेश है क्या Ze। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखें आगे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो जो ये प्रक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे युग्म उत्पादन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो है आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसको बना लेना है। ठीक है, फिर देखें आगे इसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं कि देखें hν बराबर मतलब गामा फोटान बराबर। ठीक है, तो एक गामा फोटान क्या क्या उत्सर्जित करता है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखें क्या है hν जिसको गामा फोटान बोलेंगे बराबर। ठीक है, यहाँ पर +1 बीटा की पावर 0 मतलब ये क्या है एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न कर रहा है प्लस फिर माइनस ठीक 1 बीटा की पावर 0 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो जो गामा फोटान होंगे वो एक क्या एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेंगे। ठीक है, फिर देखें आगे क्या है, तो इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है, हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे कैपिटल E बराबर mc²। तो m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। तो इंटू चाल है ये प्रकाश की चाल निर्वात में, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हल करेंगे, हल करने पर आएगा 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 जूल। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे हम ठीक इलेक्ट्रॉन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारा आएगा 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर देखें आगे अतः युग्म उत्पादन होने के लिए आवश्यक है कि गामा फोटान की ऊर्जा कम से कम 2 इंटू 0.51 बराबर 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो यदि गामा फोटान की ऊर्जा इससे कम है तब यह पदार्थ पर गिरने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, तो ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखें इसके बाद क्या है, ठीक हेडिंग है युग्म विनाश। ठीक है, तो युग्म विनाश क्या है, युग्म उत्पादन के विपरीत युग्म विनाश प्रक्रिया भी संभव है। ठीक, जब कभी एक पॉजिट्रॉन व इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो वे परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। ठीक है, तथा इनके स्थान पर 2 गामा फोटानों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहते हैं। इसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या है ये +1 बीटा की पावर 0 प्लस -1 बीटा की पावर 0, ये क्या है पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। फिर बराबर hν प्लस hν क्या है गामा फोटान और ये क्या है गामा फोटान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है गामा फोटान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इनके स्थान पर जब 2 परस्पर संयोग करते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस का होता है, तो अत्यंत समीप आते हैं तो एक दूसरे के क्या करते हैं विनाश कर देते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है 2 गामा फोटान उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखें hν और hν 2 गामा फोटान क्या हो रहे हैं उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, फिर देखें आगे, फिर हमारे कुछ आंकिक प्रश्न हैं तो इनको देखेंगे क्या है, एग्जाम्पल देखें हमने लिए हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ठीक 92 यूरेनियम 235 के नाभिक में प्रोटॉनों
कामा न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, कह रहा है प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या बताना है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं होते हैं। ठीक है, नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं होते हैं। ठीक है, उस एक वृत्ताकार कक्षा होता है, उसके बाहर चक्कर लगाते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, शून्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। ठीक है, हम देखेंगे 92 यूरेनियम 235 में 92 क्या है, तो ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है, जेड से। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए, और कैपिटल ए बराबर क्या है, 235 है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संख्या का मान दिया है। ठीक है, आप देखें प्रोटॉनों की संख्या जेड बराबर, ठीक, 92। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना क्या है, ठीक, निकालना हमें है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, हम लिखेंगे तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन बराबर एक कैपिटल ए माइनस का जेड। कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या है, जेड आपका क्या है, जेड आपकी प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, तो हल कर लेंगे, तो हल करने पर हमारा आ जाएगा 235 माइनस 92 करेंगे, 235 में 92 घटा लेंगे। ठीक है, आपको ये फार्मूला लगा लेना है। तो हम लिख लेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या एन बराबर ए माइनस जेड, ए का मान रख लिया, जेड का मान रख लिया, हल कर लिया, 143 आंसर आ गया। ठीक है, फिर देखें आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 6C। देखिए यहाँ पर लिखा है 6C14 कामा 7N13 कामा 7N14 व 8O16 में समस्थानिकों, समन्यूट्रॉनिकों, ठीक, व समभारिकों के युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखें क्या है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या भी दी हुई है। तो देखें इसको हल करना है, हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समस्थानिकों में, ये आपके समस्थानिक हमको निकालना है, समस्थानिकों, समन्यूट्रॉनिकों और संभारिकों के युग्म। तो लिखेंगे समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक जेड समान होता है। तो आप, हमने बताया आपको कि समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक जेड समान होता है। तो हम लिखेंगे अतः 7N13 व 7N14 समस्थानिक हैं। इसमें पहचान करना है, बताना है। तो हमने लिख लिया 7N13 व 7N14 क्या है, समस्थानिक हैं। ठीक है, दोनों क्या है, समान है, यानी। ठीक है, तो इसके बाद और इसमें परमाणु क्रमांक क्या है, 7 है। तो जो जेड का मान है वो क्या है, दोनों में समान है, इसलिए लिख लेंगे कि ये समस्थानिक हैं। फिर देखें समन्यूट्रॉनिकों में न्यूट्रॉन संख्या, तो हमें बताया हमने आपको कि सूत्र क्या है, समन्यूट्रॉनिकों में न्यूट्रॉन संख्या ब्रैकेट के अंदर ए माइनस जेड समान होती है। ठीक है, तो ए माइनस जेड समान होती है। आप देखिए इसमें क्या है, 6C14, तो ए माइनस जेड बराबर 8 लिखा गया है। तो यहाँ पर कैपिटल ए का मान कितना दिया है, तो कैपिटल ए आपका है 14। ठीक है, और मतलब कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या है तो 14 है। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं ना 6C14 को, तो कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या 14 हो गई। ठीक, जेड आपका परमाणु क्रमांक है 6 हो गया, तो 14 में हम 6 घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आया, इसका मान 8 आ गया। ठीक है, अब इस तरह 8 और 16 को हल करेंगे, ए माइनस जेड बराबर, तो इसका भी हल करेंगे तो 16 में 8 गया, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या हैं, समन्यूट्रॉनिक हैं। क्या लिखेंगे, दोनों बराबर माना है तो क्या लिखेंगे, समन्यूट्रॉनिक हैं। ठीक है, समभारिकों में द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए समान होती है। ठीक, अतः 6C14 व 7N14 संभारिक हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि संभारिकों में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो कैपिटल ए समान होती है, इसलिए 6C14 व 7N14 क्या है, संभारिक हैं। तो ये हमको पता करना था, हमने ठीक कर लिया। इसके बाद देखिए आगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो हमें पता हो गया समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, संभारिक। ठीक है, फिर देखें आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 एल्युमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए हमें फार्मूला लगाना है, और हमने आपको बताया त्रिज्या वाला फार्मूला, नाभिक की त्रिज्या निकाली थी ना, तो वहाँ पर हमने आपको फार्मूला बताया था कैपिटल आर बराबर R0 ए की पावर 1/3, मतलब कि कैपिटल आर त्रिज्या है और त्रिज्या क्या है, ये कैपिटल R0 नियतांक है। तो और ए क्या है, ठीक, ए आपकी द्रव्यमान संख्या है, तो इसके घनमूल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, 1/3 के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैपिटल आर बराबर R0 ए की पावर 1/3। हल करेंगे तो इसमें कैपिटल ए क्या है,
तो हमने बताया आपको द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या का जो इसमें मान दिया हुआ है वो कितना है, 27 है, ठीक है, और जेड का मान 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमको रखना क्या है, तो बस हम लिख लेंगे, ठीक है। और हमने आर नॉट जो आपको नाभिक की त्रिज्या का नियतांक जो हमने माना था वो क्या है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इसका मान, ये आर नॉट का। तो हम लिखेंगे कैपिटल आर बराबर आर नॉट का मान रख लिया 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, फिर इंटू कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या 27 की पावर 1/3। हल करेंगे, हल करने पर आपका आ जाएगा, कितना आएगा, तो हल करेंगे तो 12 का गुणा कितने में कर लेंगे, तो हल आ जाएगा कितना आपका, तो हम लिखेंगे 1/3, लिख लेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 1/3 इंटू 27, 3 से 27 को 1/3 है ना, हाँ। तो इसको हमको बनाना पड़ेगा किस रूप में, होल क्यूब में, ठीक है। तो लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 का होल 1/3, इस तरह बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ हल करना है इसलिए, ठीक है। तो जब हम 3 फिर इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल 3 बचेगा, ठीक है। तो हल करने पर हमारा कितना 3 बचेगा, तो 1.2 में 3 का गुणा कर लेंगे, तो 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 का 3 में 36 आ जाएगा, दशमलव लगाए 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसको फर्मी में चेंज करेंगे, तो 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 3.6 फर्मी मीटर, मतलब फेम्टोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4, ठीक है, और सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 है। सल्फर के नाभिक की त्रिज्या हीलियम के नाभिक की त्रिज्या के सापेक्ष कितना गुना बड़ी होगी, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, तो हम क्वेश्चन में लेंगे क्या, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या हीलियम की 4 लिखी है, ठीक है, और सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 लिखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फर के नाभिक की त्रिज्या, तो हम पहले लिख लेंगे, सूत्र लगाएंगे कैपिटल आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। तो आपको पता है आप दोनों की लेनी है, सल्फर की भी और हीलियम की भी। तो सल्फर के लिए हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, आर लिखेंगे कैपिटल आर सल्फर अपान कैपिटल आर हीलियम। तो पहले हमें आर सल्फर का मान लिख लेना है, तो आर सल्फर बराबर आर नॉट, ठीक है, फिर ए की पावर 1/3, फिर इसके बाद ठीक आर हीलियम बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, इस तरह करेंगे। फिर देखेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग करने पर, तो आर सल्फर यहाँ पर आर सल्फर क्या है, तो आर सल्फर में हम आर हीलियम से भाग देंगे, तो यहाँ पर आपका मान, ठीक है, मान लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल ए का मान हमें यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो है आपकी, ठीक है, वो 32 रख लेंगे, 32 का 1/3। इसी तरह हीलियम वाला लिखेंगे 4, ठीक है, किसका मान, ठीक है, यहाँ पर आर नॉट तो कैंसिल हो गए हैं, कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या, दोनों की द्रव्यमान संख्या है, हीलियम की 4 दी है, 4 लिख लेंगे, 4 की पावर 1/3, ठीक है। फिर इसको भी हम घातों के रूप में लिखेंगे, तो घात ये जो 32 है, हमने क्या किया, पहले हम घात नहीं बना रहे, दोनों का 1/3 कोष्टक, मतलब 32/4 लिख के 1/3 मतलब घात में लिख ले रहे हैं दोनों से, ठीक है। तो दोनों में मिल रही है 1/3 तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि क्या, 32/4 का होल 1/3, ठीक है। इसके बाद हमने 4 से 32 को कैंसिल किया, तो आपका 8 आएगा, तो 8 की पावर 1/3। इसके बाद हम इसको घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 का होल 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका बचा 2 आंसर, ठीक है। तो ये आ गया। फिर देखें आगे, ठीक है, अगला क्या है, तो देखें अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 13 एल्युमिनियम 27 के 2 नाभिकों के मध्य इनके विद्युत प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक, जब ये एक दूसरे को सतह पर स्पर्श करते हैं। तो आप लिखेंगे नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होगी, ठीक है। तो हम हल करेंगे,
ठीक है, तो किस तरह हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 27 मतलब 13 एल्युमिनियम 27 लिखा है, तो ये आपका जेड का मान 27 है। ठीक है, और यहाँ पर फार्मूला लगा है, डायरेक्ट ही लिख लिया गया है, कैपिटल आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, कैपिटल ए 27 लिख लिया गया है वहाँ पर। फिर आपको हल करके कैपिटल आर बराबर आर नॉट कैपिटल ए 1/3 हल करके आपको इतना लाना है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, जो अभी हमने ऊपर बताया है। ठीक है, तो ये इसी से हल किया गया है, तो आया है इस सूत्र से, कैपिटल आर बराबर आर नॉट एक कैपिटल ए 1/3। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर, कैपिटल आर बराबर नाभिक की त्रिज्या 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। फिर हम लिखेंगे जब ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इनकी केंद्रों की मध्य दूरी d बराबर 2r। ठीक है, 2 इंटू अब आर का मान लिख लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, कैपिटल आर का 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ठीक है, होगी। लेकिन अतः इस युग्म की स्थितिज ऊर्जा है, तो हम लिखेंगे कैपिटल यू बराबर कैपिटल के Q1 इंटू Q2 अपान स्मॉल डी। यू क्या है, ऊर्जा, कौन सी, स्थितिज। के क्या है, नियतांक। Q1 Q2 क्या है, तो दो आवेश है, स्मॉल डी दूरी है। हम लिखेंगे यहाँ प्रत्येक नाभिक में 13 प्रोटॉन है, अतः ठीक है, तो लिखेंगे Q1 Q2 बराबर ठीक 13 है, स्मॉल ई 13 ही। ठीक है, बराबर इसके बाद 13 ही, तो ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90 लिख लिया हमने। इसके बाद हम मान रख लेंगे, तो हमने लिखा कैपिटल यू बराबर के आपका 1/4πε0 मतलब है। ठीक है, तो 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, हमने लिखा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख गए, यहाँ पर 13 है। ठीक है, 13 लिख लेंगे आप। ठीक है, लिखेंगे 13 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 का होल स्क्वायर, फिर अपान में 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। ठीक है, हल करेंगे, हल कर लेंगे, 13 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल यू बराबर गुणा भाग करेंगे, आंसर लाएंगे 540.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 जूल। ठीक है, फिर इसमें से भाग देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, भाग देने पर आपका आंसर आएगा 86.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऊर्जा का। फिर देखें अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमने ऊपर कराया शायद दोबारा आया है, यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान संख्या कैपिटल है किसी नाभिक के लिए नाभिकीय घनत्व का आंकिक मान परिकलित करें। तो ये हमने आपको बताया। ठीक है, नाभिकीय पदार्थ का घनत्व। ठीक, रो बराबर नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। ठीक, नाभिक का आयतन क्या है, कैपिटल, नाभिक का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल है, नाभिक का आयतन क्या है 4π बटे 3 आर नॉट क्यूब कैपिटल है, जिसको कैपिटल ए मतलब नाभिक का द्रव्यमान हम लिख लेंगे आगे, ठीक, AMU अपान मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए आगे हमने हल भी किया है, इसको हल करने पर आ जाएगा, क्या आएगा 3 बटे ठीक 4π आर नॉट क्यूब इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, जो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान का मान है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब कर लेंगे। इसके बाद इसको हल कर लेंगे, देखिए हमने ऊपर हल भी किया था। ठीक है, तो ये आपका बताया जा रहा है, रो जेड या ए पर निर्भर नहीं करता है, नाभिकीय घनत्व तो सभी नाभिकों के लिए समान है। तो इसका मान निम्न है, रो बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इतने अधिक घनत्व वाला द्रव्य न्यूट्रॉन स्टार में पाया जाता है। तो विशेष में क्या बताया है, पानी का घनत्व। ठीक, रो वाटर जो है वो क्या होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर ठीक 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अतः नाभिक का घनत्व पानी के घनत्व से लगभग 2400 खरब गुना अधिक होता है। ठीक है, तो बस यहीं तक हमारी क्लास होगी। ठीक, थैंक्स क्लास। फिर अगली क्लास में हम कुछ और अंक प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।